नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीनिवास शर्मा आपको स्वागत करता हूं स्मार्ट ज्ञान के मेरे YouTube चैनल में। जैसे कि आपको पता है कि मैं पिछले कई सालों से डॉक्यूमेंटेशन, स्पेशली गवर्नमेंट गजट के द्वारा किसी भी प्रकार के यदि डॉक्यूमेंटेशन में अगर करेक्शन कराने की बात होती है तो उसके बारे में हम वीडियोस बनाते हैं और सर्विस भी देते हैं। पिछला हमारा काफ़ी एक्सपीरियंस रहा, स्पेशली जो है बर्थ सर्टिफिकेट में जो गलतियां होती है उसको करेक्शन करने की। और बहुत सारे लोगों के हमारे डिफरेंट वीडियोस में कई सारे प्रश्न भी आते रहते थे। मैं इंडिविजुअली उनको जवाब देने की कोशिश करता था, पर अब मैंने सोचा कि बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो कि शायद मेरे पिछले वीडियोस में कवर्ड नहीं है, तो उन सबको मैं कलेक्ट करके कोशिश कर रहा हूँ कि एक ऑर्गेनाइज्ड वे में पूरा डिटेल्स आपको मैं एक्सप्लेन करूँ। इसलिए ये वीडियो जो है लेंदी है, तो आप पहले से ही ये सोच के चलिएगा कि इस वीडियो को पूरा देखना है, लास्ट तक देखना है, तब जाके सारे डिटेल्स आपको क्लियर होंगे, अन्यथा आपको क्लैरिटी नहीं मिल सकती है इसमें। तो सबसे पहले हम जब बर्थ सर्टिफिकेट की बात करते हैं तो बर्थ सर्टिफिकेट में बेसिकली क्या होता है, जिनका जन्म होता है उनका नाम होता है, फादर का नाम होता है, मदर का नाम होता है, उसके बाद उसका प्लेस ऑफ बर्थ लिखा होता है, जेंडर लिखा होता है और डेट ऑफ बर्थ लिखा होता है। ये चीजें उसमें होती है। उसके अलावा जो इश्यू करता है उसका सिग्नेचर होता है। आजकल जो लेटेस्ट जो बर्थ सर्टिफिकेट सारे वो डिजिटल हो रहे हैं, तो डिजिटल सिग्नेचर्स होते हैं। पुराने जमाने में पेन से साइन करते थे, वो होता है। और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होता है। तो इतनी डिटेल्स होती है, यानी कि एप्लीकेंट का नाम, मदर का नाम, फादर का नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, इश्यूइंग अथॉरिटी का सिग्नेचर, ये इंफॉर्मेशन होते हैं। अब क्या होता है कि जब जैसे बर्थ सर्टिफिकेट मिलता है हम उसको वेरीफाई नहीं करते हैं। बहुत बार ऐसे होता है कि पहले हम एजुकेशन कंप्लीट कर लेते हैं, स्कूल में एडमिशन हो जाता है, बाद में हम बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई करते हैं, तो उन डॉक्यूमेंट्स के साथ ये सिंक नहीं करता है। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं कि 10th पास हो गए, 10th की मार्कशीट आ गई, लेकिन 10th में जो नाम है या तो एप्लीकेंट का, या एप्लीकेंट के फादर का या मदर का, या उसका डेट ऑफ बर्थ, वो उसके बर्थ सर्टिफिकेट से अलग है। कभी कभी ऐसा होता है कि या तो पूरा अलग है या स्पेलिंग्स में फर्क है। तो इस प्रकार के चेंजेस होते हैं। तो इन सारे कमियों को हम पहले दो भागों में बांटते हैं। ये जितना भी इंफॉर्मेशन बर्थ सर्टिफिकेट को, इसमें हम दो भागों में बांटते हैं। कुछ डिटेल्स ऐसे हैं जो चेंज हो सकते हैं, करेक्शन किया जा सकता है। कुछ डिटेल्स ऐसे हैं जिनका करेक्शन नहीं हो सकता, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम उसकी बात करते हैं जो चेंज नहीं हो सकता है। उसमें सबसे पहले डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। भाई जिस दिन आपने एप्लीकेशन दी, जिस दिन का रजिस्ट्रेशन हो, वो चेंज नहीं हो सकता है, राइट। प्लेस ऑफ बर्थ, यानी कि जो आप एड्रेस देते हो, पता देते हो, वो चेंज नहीं होता है, क्योंकि आपने लिख दिया कि इस जगह पे जन्म हुआ है, वो सर्टिफिकेट बन गई, तो वो चेंज नहीं होता है। इन दोनों के चेंज न होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब बात आती है कि क्या डेट ऑफ बर्थ चेंज होगा। देखिए, ये नहीं हो सकता है। बहुत ही रेयर केस में हो सकता है, अगर कहीं पे कोई टाइपोग्राफिकल मिस्टेक डिपार्टमेंट के द्वारा किया गया हो। अब जैसे मान लीजिए कि आपने 16 लिखा, तो 0 है, ऊपर का कोमा उसको दिखाई नहीं दिया, ऊपर की लकीर दिखाई नहीं दी, और उन्होंने 10th एंट्री कर दी जबकि वो 16 है, या 16 है तो 10th एंट्री कर दी। आपकी हैंडराइटिंग समझ में नहीं आई। तो इस प्रकार की जो क्लैरिकल मिस्टेक है वो करेक्शन करेंगे, वो भी तब करेंगे जब आप इमीडिएटली जाके उनको रेस्पॉन्ड करेंगे। ऐसा नहीं कि बर्थ सर्टिफिकेट बन गए 20 साल पहले, अब आप जा रहे हैं, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। दूसरी चीज क्या है कि आपका जो नाम है वो चेंज या करेक्शन हो सकता है। फादर का नाम है, चेंज करेक्शन हो सकता है। मदर का नाम है, चेंज करेक्शन हो सकता है। फिर मैं बता रहा हूं कि जेंडर चेंज नहीं होता है। तो आप ध्यान रखें कि अगर डेट ऑफ बर्थ और अगर जेंडर, इन दोनों में कोई दिक्कत है तो आपको या तो हॉस्पिटल से कांटेक्ट करना पड़ेगा, अगर रीसेंट बर्थ सर्टिफिकेट बना है तो, और अगर काफी पुराना है तो इश्यूइंग अथॉरिटी को आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा, उनको कन्विंस करना पड़ेगा। ऐसा कोई नियम नहीं है कि उसको करेक्शन करना ही पड़ेगा। अगर इश्यूइंग अथॉरिटी को अगर लगता है कि हाँ आप जो बोल रहे हैं वो लॉजिकली सही है, वो कन्विंस हो रहे हैं कि गलती उनके तरफ से हो, तो वो चेंज करेंगे, अन्यथा नहीं चेंज करेंगे। तो अब बचता है कि कौन सा इंफॉर्मेशन जिसको हम करेक्शन या चेंज कर सकते हैं। तो एप्लीकेंट का नाम, यानी कि जिनका बर्थ सर्टिफिकेट है उनका नाम,
में चेंज या करेक्शन हो सकता है, मदर या फादर के नाम में चेंज या करेक्शन हो सकता है। ये 3 चीजें हो सकती है। अब होती कैसे, क्या बर्थ सर्टिफिकेट में होता है? देखिए, कानून तो है इसको करने का, लेकिन ये क्या है कि डिस्क्रिशनरी पावर है इश्यूइंग अथॉरिटी का। वो चाहे तो कर सकता है या नहीं तो नहीं भी कर सकता है। आमतौर पे मेरा ये एक्सपीरियंस रहा, 99.99% वो नहीं करते हैं। वो कहते हैं हम इसको चेंज नहीं करेंगे। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? तो इसका सोल्यूशन सिर्फ एक ही बचता है कि हम गैजेट बनाएं। गैजेट में हम प्रकाशित करें कि हमारे बर्थ सर्टिफिकेट में ये गलतियां हैं, या तो एप्लीकेंट का नाम गलत है, या मदर का नाम गलत है, या फादर का नाम गलत है। इन 3 चीजों को हम गैजेट में कर सकते हैं। बाकी गैजेट में हम जेंडर चेंज के लिए बर्थ सर्टिफिकेट में गलती हो गई हो, डेट ऑफ बर्थ गलती हो गई हो, इनको हम गैजेट में नहीं कर सकते हैं। तो अब हमें यह समझ में आया कि क्या चीजें हम चेंज कर सकते हैं, क्या चीजें हम नहीं चेंज कर सकते हैं। जिन चीजों को चेंज कर सकते हैं वो सिर्फ गैजेट के द्वारा होगा। अब इसको भी हम 2 भागों में बांटते हैं, ठीक है। जो चीजें चेंज होगी तो उसके भी 2 प्रोसेस है, अलग अलग प्रोसेस है। पहला प्रोसेस ये है कि करेक्शन, यानी कि कोई माइनर स्पेलिंग मिस्टेक्स है तो उसको करेक्शन करना होता है। अब जैसे मान लीजिए कि दीपू नाम है, तो DEEPU और DIPU दोनों स्पेलिंग चलते हैं मार्केट में। आपने DIPU बर्थ सर्टिफिकेट में लिखा, लेकिन आप DEEPU लिख रहे हैं, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये नाम का करेक्शन है, ठीक है। लेकिन अगर दीपू लिखा है, आपको दीपक चाहिए, तो ये एंटायरली एक अलग नाम हो गया है। तो इसको हम नेम चेंज मान के चलते हैं, इसको पब्लिक नोटिस नहीं मानते हैं। पब्लिक नोटिस का मतलब है करेक्शंस, नेम चेंज का मतलब है चेंज। नेम चेंज जब अपना नाम बदल रहे हैं तो उसको नेम चेंज कहते हैं। करेक्शन का मतलब क्या है कि स्पेलिंग के मिस्टेक्स में करेक्शन हो, अपना नाम हो, पिता का नाम हो या माता का नाम हो। तो इस प्रकार से हम इसको देखते हैं। तो अब बात आती है कि अगर हम इन चीजों को चेंज करना है, गैजेट भी हमें पब्लिश करानी है, तो हमें करना क्या पड़ेगा। तो इसके लिए जो स्टेप्स है वो मैं आपको बताता हूं, एक एक स्टेप करके मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले आपको करना क्या पड़ता है, एक एफिडेविट बनाना पड़ता है। एप्लीकेंट जो है वो एफिडेविट बनाता है। एप्लीकेंट कौन हो गया? जिसका बर्थ सर्टिफिकेट अगर वो मेजर है तो वो स्वयं एप्लीकेंट हो गया है। अगर वो माइनर है तो उसके फादर या मदर एप्लीकेंट बनेंगे। उसके बाद एफिडेविट बनती कैसे? तो 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पे बनती है। आप जहां पे रहते हैं वहां पे जहां का आपका एड्रेस प्रूफ है, आप उसी एरिया में जाके किसी पब्लिक नोटरी से आप एक एफिडेविट बनवा सकते हैं। तो एफिडेविट 10 रुपये से लेके 50 रुपये या 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पे जो भी अवेलेबल है, और हर स्टेट का एक मिनिमम वैल्यू होता है। जैसे किसी स्टेट में कहते हैं कि 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पे एफिडेविट बनाना चाहिए, किसी स्टेट में कहते हैं 50 रुपये का बनाना चाहिए, किसी स्टेट में कहते हैं 100 रुपये का बनाना चाहिए। तो आप जिस स्टेट के भी हैं वहां का जो भी कानून है, जो मिनिमम वैल्यू है, आप नोटरी से पूछेंगे बता देगा। तो उस वैल्यू पे आपको स्टाम्प पेपर खरीद के बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, एफिडेविट बनवाना पड़ेगा। कई सारे राज्यों में अब जो स्टाम्प पेपर है वो इस स्टाम्प पेपर मिलने लगा है, यानी कि प्रिंटेड स्टाम्प पेपर नहीं मिलता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप इस स्टाम्प पेपर ले रहे हैं या फिर आप प्रिंटेड स्टाम्प पेपर ले रहे हैं, एफिडेविट स्टाम्प पेपर पे बनना। कभी कभी कुछ सिचुएशंस ऐसे भी होते हैं कि स्टाम्प पेपर है ही नहीं, जैसे ऑनलाइन वहां पे ई स्टाम्पिंग का सिस्टम नहीं है और जो ऑफलाइन प्रिंटेड वो नहीं मिल रहा है, तो उसमें भी आप नोटरी एक व्हाइट पेपर के ऊपर करवा के उसके ऊपर कोर्ट फीस की टिकट लगवा के नोटरी से साइन करा लेंगे, तो इस प्रकार का एफिडेविट भी जरूर चलेगा। तो ये हमारा हो गया पहला चीज। अब एफिडेविट बन तो गया, अब इसके बाद आगे का प्रोसेस क्या है? तो इसके बाद हमें क्या करना है कि इसके बाद हमें एक न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देना पड़ेगा। अगर नेम चेंज है तो नेम चेंज का ऐड देंगे, नेम करेक्शंस है तो करेक्शन का ऐड देंगे। उसकी एक फिक्स्ड लीगल लैंग्वेज होती है, उस लैंग्वेज हम अखबार में ऐड देंगे। मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं यूट्यूब पे, वो लोग कहते हैं कि 2 अखबार में देना चाहिए, सरासर गलत है। एक राष्ट्रीय अखबार में देना चाहिए। और राष्ट्रीय अखबार का मतलब क्या है? हिंदी अखबार या इंग्लिश अखबार हो, यही 2 भाषाओं के अखबारों को हम नेशनल न्यूज़पेपर्स कहते हैं। और उनके मल्टीपल एडिशंस हो, माने अलग अलग शहरों से भी छपते हों, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, राष्ट्रीय सहारा, दैनिक जागरण, अमर उजाला, नवभारत टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, ये सारे, इकोनॉमिक टाइम्स, डेक्कन क्रॉनिकल, ये सारे जो अखबार है, हिंदू, ये सब के सब नेशनल अखबार है, यानी कि हिंदी या इंग्लिश अखबार जिसके कई सारे एडिशंस निकलते हैं, इसको हम राष्ट्रीय अखबार कहते हैं।
इनमें आपको एडवर्टाइजमेंट देना पड़ेगा। अब उसके बाद करना क्या है, उसके बाद कुछ डिसाइडेड फॉर्म्स हैं, डिपार्टमेंट के फॉर्म्स हैं। मैं नीचे लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे जाके वहां से फॉर्म्स को चेक कर सकते हैं। उन फॉर्म्स को आपको तैयार करना पड़ेगा, उसी प्रारूप में आपको फॉर्म्स बनाना पड़ेगा। फॉर्म्स तैयार करने के बाद क्या होता है, एक सीडी बनती है, उस सीडी में भी एडवर्टाइजमेंट का मैटर कॉपी करना पड़ता है, तो आप उसकी सीडी भी तैयार करेंगे। अब उसके बाद आता है कि इसकी सरकारी फीस को जमा करने की प्रक्रिया। देखिए आज के दिन जो है नेम चेंज का जो फीस है वो 1100 रुपये है एडल्ट के लिए। एडल्ट का मतलब जिसकी उम्र 18 साल से ज्यादा हो, और माइनर के लिए है 1700 रुपये, यानी कि जिसकी उम्र 17 से कम है। लेकिन अगर नेम चेंज नहीं, नेम करेक्शंस है, यानी कि इसको अगर हम पब्लिक नोटिस के रूप में अगर कंसिडर करते हैं, करेक्शंस कर रहे हैं, मदर फादर या बंदे का नाम, एप्लीकेंट का नाम में करेक्शंस अगर हम कर रहे हैं तो ये पब्लिक नोटिस होता है। तो पब्लिक नोटिस की फीस 1400 रुपये है। लेकिन मैं आपको हमेशा बताऊंगा कि नीचे मैं डिपार्टमेंट की वेबसाइट का लिंक दे रहा हूं, आप डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे जाइए और मौजूदा वक्त में जो भी फीस स्ट्रक्चर है उसको आपको पे करना पड़ेगा। अब इस फीस को क्या है, आपको ऑनलाइन पे करना पड़ेगा। तो ऑनलाइन पे करने के लिए आपको करना क्या है कि ऑनलाइन पे करने के लिए मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बताया हूं, वो वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं। उस वीडियो को आप उस वीडियो के लिंक में जाके, जो कि यहाँ पे ये वीडियो का मैं लिंक दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आप जाके उस लिंक के हिसाब से आप वीडियो को देख लेंगे और आप ऑनलाइन फीस जमा कर सकते हैं। ऑनलाइन फीस जमा कर देने के बाद आपको उसकी रसीद को प्रिंट करनी पड़ेगी, डाउनलोड करना पड़ेगा। अब आपके पास एफिडेविट हो गया, अखबार हो गया है, सीडी हो गई है और साथ में ऑनलाइन पेमेंट की रसीद हो गई है। अब इसके अलावा आपको सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स, एड्रेस प्रूफ, आईडी प्रूफ, बर्थ सर्टिफिकेट की कॉपी, अगर माइनर है तो मदर फादर के आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, ये कॉपीज आपको लगाने पड़ेंगे। सारे जीरोक्स कॉपी के ऊपर आपका सिग्नेचर होगा, सेल्फ अटेस्ट करना होगा। अगर मैं फिर दोबारा बताता हूं, अगर आप माइनर हो तो आपका एप्लीकेंट फादर या मदर है तो उनके ही सिग्नेचर्स होंगे। अगर आप एडल्ट हो तो आप स्वयं सिग्नेचर्स करोगे। फिर 2 पासपोर्ट साइज फोटो लगेंगे। अगर इस माइनर है तो एप्लीकेंट का और बच्चे का लगेगा। अगर मेजर है तो जिसका है, जो स्वयं एप्लीकेंट है, उसका ही फोटो लगेगा। इन सारे पेपर्स को इकट्ठा करके इस सीडी के साथ आपको लिफाफा तैयार करके डिपार्टमेंट में सबमिट करना है। अब डिपार्टमेंट में सबमिट करने के 2 तरीके, एक पर्सनल सबमिशन और एक बाय पोस्ट या कोरियर हम कह सकते हैं। अब जो डिपार्टमेंट में जो सबमिट करनी है, अगर पर्सनल सबमिशन है तो एप्लीकेंट को स्वयं जाना पड़ेगा। अगर एप्लीकेंट माइनर है तो उसका फादर या मदर एप्लीकेंट होता है तो उनको वहां पे जाके पर्सनली सबमिट करना पड़ेगा। अगर इनकेस पर्सनली जाने का टाइम नहीं है, क्योंकि मैं आपको बता दूं पर्सनली मैंने इन पर्सन ओनली, चाचा, भतीजा, ताऊ, अड़ोसी, पड़ोसी, वकील, एजुकेट, दलाल कोई जमा नहीं कर सकता। ये पूरा स्ट्रिक्ट कानून है। बहुत सारे लोग वेबसाइट्स पे बता देते हैं हम आपका एप्लीकेशन लेंगे, हम आपको जमा कर देंगे, ये सब फ्रॉड है। कोई भी अगर व्यक्ति कहता है कि आपके बिना वो पर्सनली जमा कर सकता है तो उसको बोलिए कि जो पेमेंट की रसीद है उसके ऊपर डिपार्टमेंट का स्टाम्प लगवाइए कि वो उन्होंने फाइल को रिसीव किया है और वो आपकी कॉपी दे, तब आप उसको पेमेंट करना। क्योंकि ये सरासर गलत है, होता ही नहीं है। लोग क्या करते हैं, डाक से मंगा लेते हैं, फोर्जरी साइन करते हैं और भेज भी देते हैं। ये गलत काम है। अब आपने जमा कर दिया। अब एप्लीकेशन जमा करने के बाद अगर पर्सनली जमा करते हैं तो 10 से 15 दिन में गैजेट प्रोसेस हो जाता है। बाय पोस्ट जाता है तो आज के दिन 6 से 8 सप्ताह का समय लग रहा है, लेकिन ये समय थोड़ा सा आगे भी हो सकता है और पीछे भी हो सकता है, क्योंकि नंबर ऑफ एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। अब आपको गैजेट के लिए ऑनलाइन वेरिफिकेशन करते रहना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा। मैं उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं वीडियो का, यहाँ पे आई बटन पे भी दे रहा हूं। अब आप वहां पे जाके देख सकते हैं और आप किस प्रकार से गैजेट को चेक करना है, ऑनलाइन कैसे डाउनलोड करना, आप उसको समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से उसकी वेबसाइट भी अलग है, मैं नीचे लिंक पे दे रहा हूं कि किस वेबसाइट से आपको गैजेट को डाउनलोड करना है। तो ये डिटेल्स भी मैंने आपको लिख दिया। तो अब क्या है कि आपका गैजेट सबमिट भी हो गया है, वहां पे वेरिफिकेशन भी हो गई है, गैजेट तैयार भी हो गया है, अब आपने डाउनलोड भी कर लिया। गैजेट जब डाउनलोड करेंगे तो सिर्फ आपका ही नाम नहीं होगा, आप जैसे कई 100 लोगों के नाम होंगे उसमें। तो फिर करना क्या है, उस गैजेट से 3 पेज आपको प्रिंट करने पड़ेंगे। पहला पेज गैजेट का, आखिरी पेज और जिस पेज में आपका एडवर्टाइजमेंट आया है, ये 3 पेज आपको प्रिंट करने पड़ेंगे। पहला पेज इसलिए इससे पता लगता है कौन सा वॉल्यूम, यानी कि किस सप्ताह के किस डेट का गैजेट है ये।
जिस पेज में आपका ऐड आया है उसे पता लगेगा कि हाँ आपका ऐड आया है। लास्ट पेज इसलिए क्योंकि गैजेट के ऊपर डिजिटल सिग्नेचर्स होता है। पहले क्या होता था कि जो गैजेट थी वो डाक में आता था, प्रिंट भी होता था। अब तो सारा डिजिटल सिस्टम है, पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाता है और वो अपलोड हो जाता है। तो ये गैजेट अपलोड कब होता है? तो हर सप्ताह शनिवार के दिन ये गैजेट अपलोड होता है, आमतौर पे 11-12 बजे के आसपास। तो आपको प्रत्येक दिन दोपहर के समय शनिवार को चेक करना पड़ेगा कि आपका कहीं गैजेट पब्लिश तो नहीं हो गया। तो ये पूरी प्रोसेस है। अगर मान लीजिए आप डाक से भेजते हैं और आपके एप्लीकेशन में कोई गलती है, कोई मिस्टेक है, आपने फुलफिल नहीं किया किसी क्राइटेरिया को, उसमें कोई दिक्कत आ रहा है, कोई डॉक्यूमेंटेशन में गड़बड़ी हो गई है आपकी, यानी तो आपने किसी पेपर को लगाना भूल गया, उस केस में वो आपको एक लेटर लिखते हैं। लेटर उसी पते पे जाएगा जो पता आपने अपने डॉक्यूमेंटेशन में मेंशन किया हुआ है, उसी पते पे लेटर जाएगा कि आपके फाइल में ये दिक्कत है, आप इस फाइल को कंप्लीट करिए। फिर आप जो भी उसकी प्रोसेस आप उसको कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया इन ब्रीफ कि टोटल ये प्रोसेस कैसा होता है कंप्लीटली। अब इस पूरी प्रक्रिया को जो है करने में लगभग 2 महीने का वक्त लग जाता है। अब जितने आसानी से हमने सुना है इतना आसानी भी नहीं है, क्योंकि ये एक लीगल काम है। इसमें एक कंसल्टेंट, एक तजुर्बेकार व्यक्ति की जरूरत तो पड़ती है, क्योंकि अगर आप बिना कंसल्टेंट का काम करेंगे तो हो सकता है कि आपको समय का नुकसान हो और पैसे का भी नुकसान हो। इसलिए एक कंसल्टेंट को हायर करना हमेशा एक अच्छी बात है। अगर आप कहीं सोचते हैं कि आपको इस प्रकार के सर्विस की जरूरत है और एक कंसल्टेंट चाहिए, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में हम अपना कांटेक्ट डिटेल्स दे रहे हैं कि आपको अगर इस प्रकार की सर्विस चाहिए तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं उस नंबर पे। जब आप व्हाट्सअप करेंगे तो आप अपने आधार कार्ड के दोनों तरफ की कॉपी, साथ में बर्थ सर्टिफिकेट की कॉपी आप हमें जरूर भेजिएगा। उससे क्या होगा, हमें यह पता चलेगा कि बर्थ सर्टिफिकेट में क्या डिटेल्स है, क्या डिटेल्स आप चाहते हैं, उसकी एज क्या है और आप किस जगह से आप हमसे कांटेक्ट कर रहे हैं आपके आधार कार्ड से। क्यों कि हम जो देते हैं हम कंप्लीट पैकेज देते हैं। उस पैकेज में सरकार की फीस, अखबार का खर्चा, हमारी कंसल्टेंसी, सारी चीजें शामिल होती है। अब आपको पता है कि शहर के हिसाब से कॉस्ट बदल जाता है, एज के हिसाब से कॉस्ट बदल जाता है, क्या क्या करेक्शंस करने हैं उसके हिसाब से कॉस्ट बदल जाता है, नेम चेंज है कि पब्लिक नोटिस है उसके हिसाब से भी कॉस्ट बदल जाता है। तो इन सारे चीजों को हमें ध्यान में रखना पड़ता है। तो इसलिए आपको ये बेसिक इंफॉर्मेशन आपको हमें देना पड़ेगा। बर्थ सर्टिफिकेट की कॉपी, आधार कार्ड के आगे पीछे कॉपी। अगर माइनर है, माइनर का नेम करेक्शन है या माइनर के बर्थ सर्टिफिकेट में करेक्शन है, तो पेरेंट्स का भी आधार कार्ड के दोनों तरफ की कॉपी हमें जरूरत पड़ेगी। तो इस प्रकार से ये नेम चेंज का, नेम करेक्शन का बर्थ सर्टिफिकेट में होता है। अब बात आती है क्या गैजेट बनने के बाद बर्थ सर्टिफिकेट में करेक्शन हो जाएगा? नहीं होगा। तो फिर कह सकते हैं कि फिर इसका यूज क्या है? इसका यूज ये है कि भविष्य में कहीं पे भी अगर आप बर्थ सर्टिफिकेट देंगे, साथ में आप गैजेट की कॉपी लगाएंगे, तो गैजेट में जो आपने डिटेल्स लिखा है उस डिटेल्स को ही सही माना जाएगा। ये एक प्रूफ है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रूफ है, ये ऑल ओवर वर्ल्ड वैलिड है। अगर कोई इसे एक्सेप्ट नहीं करता है तो आप कोर्ट में केस कर सकते हैं। ये इसके लीगल फॉर्मेलिटीज मैंने टोटल आपको एक्सप्लेन किया है। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में कोई चीज और कमी रह गई तो आप हमें नीचे कमेंट्स में वीडियो के जरूर आप प्रश्न लिखिएगा या आप हमें व्हाट्सएप पे लिखिएगा। हम तो कोशिश करेंगे कि आपको जल्द से जल्द जवाब दें। इस वीडियो को आपने पूरा देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा आप इसको लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। इस प्रकार से डॉक्यूमेंटेशन के साथ साथ हम पर्सनल फाइनेंसिंग के बारे में भी कंसल्टेंसी देते हैं, उसके लिए भी वीडियोस बनाते हैं। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे कि हम जैसे नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।